ये वीडियो विज्ञान क्लास 10th अम्ल क्षार लवण का पार्ट 3 है। इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ अम्ल तथा क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। जैसे आप ले लीजिए सोडियम का उदाहरण ले लीजिए, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 281 होता है 281। चूँकि परमाणु नियमानुसार किसी भी परमाणु के कोश में 2 8 18 32 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कोश में 2 8 18 32 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अलग अलग कोशों में। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसलिए लिया गया 2 2 8 10 और 1 11 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1, इसलिए इसकी वैलेंसी मानी जाएगी 1। जिसकी सबसे लास्ट वाला जो अंक आता है उसी को मानते हैं वैलेंसी। अब ये देखिए, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाह्यतम परमाणु नियमानुसार किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या तो 8 हो, या तो 18 हो, या तो 32 हो। तो 18 32 तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक का आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 होना चाहिए। तो या तो ये 8 ग्रहण करे या तो 1 ये दे दे। तो ये 8 ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना मुश्किल है। तो इसलिए ये 8 को अष्टक पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तुरंत इसके पास बच जाएगा 2 और 8। तो ये जो 2 और 8 हो जाएगा, यही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यही उसका अष्टक पूरा होने की प्रक्रिया है। तो इसी को कहते हैं धातु। तो धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। अब जैसे यहाँ पर सोडियम हो गया, तो ये धातु को त्यागता है। तो ये धातु को त्यागेगा, इसीलिए ये धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इसीलिए ये धातु है। और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूँ, 287 287 एक इसका उदाहरण है, क्लोरीन का उदाहरण है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 287। ये 2 8 और 7 में विभाजित होता है। अब देखिए, इसके पास 7 है, 1 की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तुरंत इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और ये एक कंप्लीट परमाणु बन जाएगा। तो और इसे कहते हैं अधातु, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जो दूसरे धातु वे होते हैं जो दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अधातु। और वे तत्व जो दूसरे तत्वों को इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। तो धातु और अधातु में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं अणु तथा क्षारकों के साथ धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, अम्ल प्लस धातु बराबर संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर लिया गया है H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पर सोडियम धातु, मैंने अभी बताया है कि सोडियम धातु क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ उसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर लिया, तो इसलिए वो एक कंप्लीट परमाणु बन गया। और कंप्लीट परमाणु ही धातु कहलाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो धातु हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो अधातु हैं। तो यहाँ पर धातु के उदाहरण के लिए सोडियम को लिया गया है। तो जब सोडियम इस सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। जब SO4 रहेगा तो सल्फेट कहेंगे, SO3 रहेगा तो सल्फाइड कहेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये 2 कहाँ से आया। तो ये 2 SO4 की वैलेंसी से आया है। चूँकि SO4 की वैलेंसी होती है 2 ऋण आयन, इसकी वैलेंसी ये होती है 2 ऋण आयन। तो वही जब ये तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसकी जो 2 ऋण वैलेंसी है वो इस पर आ जाएगी, और सोडियम की 1 होती है, मैंने यहाँ पर बताया। तो जो लास्ट वाला होगा वही इसकी वैलेंसी होगी। तो सोडियम की यहाँ पर 1 है, तो इसकी इस पर जाएगी, इसकी इस पर आएगी। तो इसका 2 था तो 2 दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा गया, और चूँकि इसका 1 था तो 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 माना जाता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया।
इसी प्रकार H2SO4 जब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम भी धातु ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो MgSO4 प्लस H2 बनेगा। इसी प्रकार जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 और H2 बनेगा। ये ZnSO4 ये जो बन रहा है सबसे प्रथम उत्पाद जो बन रहा है इसे कहते हैं लवण। ये संगत लवण है। संगत लवण क्यों? क्योंकि दो तत्वों के मिलने से बना है। सामान्यतः इसको लवण ही कहते हैं, लेकिन अगर और स्पष्टता कहें तो इसको संगत लवण कहते हैं। इसी प्रकार H2SO4 Zn, तो ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 क्या है? लवण है, और H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर आप इसको और स्पष्ट तरीके से दिखा सकते हैं, तो तीर लगा दीजिए, ऊपर की ओर तीर लगा दीजिए। इस तीर से ये दर्शेगा कि हाइड्रोजन गैस है जो कि एक गैसीय अवस्था में है, जो कि ऊपर वायुमंडल में जा रही है। इसी प्रकार आता है Na प्लस HCl। सोडियम धातु है और ये HCl भी एक प्रकार का अम्ल है, तो NaCl प्लस H2 बना। Mg प्लस HCl बराबर MgCl2 प्लस H2। अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि यहाँ पर 2 नहीं आया, यहाँ पर 2 नहीं आया, यहाँ पर 2 क्यों आ गया? तो आपको समझना होगा कि सोडियम की वैलेंसी 1 थी, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया, और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिखा गया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2, माने 2 8 10 2 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो 2 8 2। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, तो इसलिए जब ये मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ क्रिया किया तो मैग्नीशियम की 2 जो वैलेंसी है, सबसे लास्ट वाली वैलेंसी, वो 2 इस पर आ गई, और क्लोरीन की 1 होती है, 1 ऋणात्मक, तो इस पर आ गई, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया। इसी प्रकार Zn प्लस HCl बराबर ZnCl2 प्लस H2। ZnCl2, Zn की भी 2 होती है, तो इसलिए ये 2 इस पर चले गए, और इसकी 1 होती है, तो इसलिए 1 इस पर आ गई, लेकिन लिखा नहीं गया है, और हाइड्रोजन गैस बन गई। अब आते हैं क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ तो धातुकों की अभिक्रिया हो गई। अब आती है क्षारकों के साथ अभिक्रिया। तो धातु में आ गया NaOH। आपको पता होगा कि अम्ल किसे कहते हैं? जब वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन, हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्षार कहते हैं। और अम्ल वे होते हैं तो जल में घुलने पर H प्लस आयन उत्पन्न करें। अम्ल वे होते हैं तो जल में घुलने पर H प्लस आयन उत्पन्न करें, और क्षार वे होते हैं जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन उत्पन्न करें। तो इनमें माइनस और प्लस का फर्क होता है, तो इसलिए यहाँ पर OH लिखा गया है। चूँकि OH की वैलेंसी 1 थी जो इस पर आई, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया, तो ZnNaOH, तो Na2ZnO2। अब आप बताएंगे कि O2 कहाँ से आएगा? तो O2 यहाँ से आया। Zn की वैलेंसी 2 थी, तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते समय Zn की वैलेंसी 2 इस पर चली गई, और O2 की जो वैलेंसी थी वो इस पर आ गई, और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनी। अब आते हैं धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ हम लोग की अभिक्रिया। देखिए, धातु कार्बोनेट कहते हैं जैसे कोई धातु है सोडियम, और कार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, CO3 को ही कार्बोनेट कहते हैं, और सोडियम धातु है तो इसे कहेंगे धातु कार्बोनेट। ये केवल धातु कार्बोनेट है। और अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा NaHCO3। यहाँ पर जब H लग जाता है तो इसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप जानते हैं हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए जब H लग जाएगा तो यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, और इसी को हम धातु बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। चाहे आप इसको धातु बाई कार्बोनेट कहें, चाहे आप इसको धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें, एक ही बात है। तो अब हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अम्लों की अभिक्रिया। तो इसके लिए लिया गया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए, यहाँ पर था अम्ल और धातु जब मिलेंगे तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन यहाँ पर है धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया। लेकिन जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा, यह आपको जानना होगा। इसी प्रकार हम आते हैं दूसरे उदाहरण पर। तो यहाँ मिलता है हम लोगों को HCaCO3, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम धातु है, कार्बोनेट भी
एक तत्व है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और H2SO4 अम्ल है, तो इससे जब अभिक्रिया कराई गई तो CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O बना। अभी आता है ये क्या है, अब आपको इसमें अंतर समझना होगा। ये है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जय हिंद।